हेलो एवरीवन एंड टोटल इंग्लिश के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग गैप फिलिंग के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ग्रामर के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ सभी वीडियोज़ का, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पहले कुछ दिनों पहले मैंने कुछ पोल किया था यहाँ पर चैनल पर, आप देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने पूछा था कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो इसमें ग्रामर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा है कि ग्रामर में मुझे लगता है प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है कि नहीं, क्योंकि ग्रामर ऐसा टॉपिक है कि जितना पढ़े जितना प्रैक्टिस करें उतना हमें कम लगता है। तो मेरे हिसाब से भी इसको हम लोग को भरपूर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लोग गैप फिलिंग के कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कराते कराते मैं इसके रूल्स भी बताऊंगा और एंड में मैं आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को देख लें और ख़ुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद आप मेरा एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ही कॉल्ड डैश माई ब्रदर। ही कॉल्ड डैश माई ब्रदर। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना है सही ऑप्शन को। तो ही कॉल्ड सीइंग, टू सी, फॉर सी या सॉ। तो ही कॉल्ड के बाद यहाँ पर देखिए क्या लगाना बेहतर होगा। तो हम लोग अगर ट्रायल एंड एरर मेथड से जाएंगे तो सभी को एक एक बार बैठा कर देखेंगे और देखेंगे कौन सा यहाँ पर परफेक्टली ग्रामेटिकली सही बैठ रहा है। तो अगर ही कॉल्ड सीइंग माई ब्रदर होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सीइंग यहाँ पर सिंपल पास्ट है और सीइंग का कोई यहाँ पर स्कोप नज़र नहीं आ रहा हमें, आईएनजी है। टू सी माई ब्रदर, सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये टू सी यहाँ पर सही है, इसलिए टू सी जो है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि ये एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का आपने रूल पढ़ा होगा। इन्फिनेटिव क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्फिनेटिव जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन तो मैं एक करा रहा हूँ लेकिन इससे कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, एक्सप्लेनेशन को इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म मतलब शुरुआती जो बेसिक होता है। कोई वर्ब है, मान लीजिए कि सी, तो सी से हम लोग बहुत सारे वर्ब बनाते हैं ना, V1 V2 V3 V4 V5, सी, सॉ, सीन, सीइंग, सीज, लेकिन जो बेस फॉर्म है वो क्या है, सी ही है ना। तो इसे हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव का फॉर्म जो होता है वो चेंज नहीं होता है ना, वो अपना जो है ओरिजिनल फॉर्म उसी में रहता है। लेकिन इसमें दो तरह के इन्फिनेटिव होते हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है बेयर इन्फिनेटिव और एक होता है टू इन्फिनेटिव। तो ये टू इन्फिनेटिव है। टू इन्फिनेटिव में टू साथ में ऐड रहता है, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो ये टू सी इसलिए यहाँ पर करेक्ट है। ग्रामेटिकली ये बैठ रहा है। फॉर के साथ आईएनजी लगता है तो फॉर सीइंग होना चाहिए था, तो सीइंग तो है नहीं, फॉर सी है। ही कॉल्ड सॉ में मिसिंग है, ठीक है। क्या मिसिंग है, तो प्रीपोजिशन मिसिंग है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक प्रीपोजिशन के साथ एक वर्ब का यूज़ हो रहा है। हालांकि इसको हम लोग अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, इसको हम लोग जैसे मैंने बोला बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव, तो ये टू इन्फिनेटिव का केस है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं, हर क्वेश्चन के लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यूज़ ऑफ टू इन्फिनेटिव टू एक्सप्रेस अ पर्पस। यहाँ पर एक पर्पस को बता रहा है। क्या पर्पस है, वह मेरे भाई को देखने के लिए आया था, यह उसका उद्देश्य था। उसका आने का जो पर्पस था क्या था, मेरे भाई को देखना। तो पर्पस को बताने के लिए हम लोग टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, जैसे टू सी, टू टीच, जैसे कि मैं और सेंटेंस बना रहा हूँ, द टीचर केम टू टीच मी। तो क्या पर्पस था टीचर का आने का, मुझे पढ़ाने का, ठीक है। इस तरह से आप टू के साथ V1, ठीक है, ये लगाकर आप यूज़ कर सकते हैं पर्पस को बताने के लिए। क्लियर है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन टू मैंने कहा कि आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। ये है, आई हैड रादर डैश देन वर्क। आई हैड रादर डैश देन वर्क। तो यहाँ पर क्या सही लग रहा है, मतलब को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर रैदर और देन जब लगता है तो हमेशा तुलना होती है, किसी चीज़ की तुलना होती है। यहाँ दो चीज़ की तुलना हो रही है, एक तो प्ले है, इसमें से कोई एक प्ले का फॉर्म सही होगा, और वर्क, मतलब वो कह रहा है कि वर्क के ऊपर वो प्ले को चुनता, ठीक है। पास्ट का बात हो रहा है ना, आई हैड हो रहा है तो पास्ट की बात हो रही है, तो काम से बढ़कर वो खेलने को चुनता था, ठीक है। रैदर है और देन है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का मीनिंग। जैसे कि आपको बोला जाए काम करना या खेलना है तो आप खेल को चुन रहे हैं, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, आई हैड रैदर डैश देन वर्क। तो क्या यहाँ पर सही होना चाहिए, प्लेइंग, प्लेड, प्लेज या फिर प्ले। तो बैठाकर इसको देखिए, आई हैड रैदर प्लेइंग देन वर्क, आई हैड रैदर प्लेड देन वर्क,
आई हैड रैदर प्लेज देन वर्क या प्ले देन वर्क। देखिए यहाँ पर भी एक ग्रामर का रूल है। रूल कहता है कि हैड के साथ रैदर लगता है, और हैड के साथ रैदर लगता है तो इसके साथ हम लोग बेयर इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव मतलब अभी मैंने बताया ना, इन्फिनेटिव जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, पहला फॉर्म है, जो विदाउट एनी चेंज रहता है। जैसे कि यहाँ पर विदाउट एनी चेंज क्या है, प्ले है। बाकी जो है ये तो वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स है ना। देखिए जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से समझा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से वी टॉक अबाउट द वर्ब प्ले, तो प्ले को हम लोग लिख सकते हैं V2 प्लेड, इसका V3 भी बनेगा क्या, प्लेड, इसका V4 बनेगा प्लेइंग, ING लगाते हैं, और V5 बनेगा प्लेज। तो ये जो बेस फॉर्म था उसी से हमने अलग अलग फॉर्म्स को क्रिएट किया, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये इन्फिनेटिव जो है वो प्ले है। तो ही आई हैड रादर प्ले देन वर्क, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि द यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव, हमने यहाँ इन्फिनेटिव को इस्तेमाल किया कब, हैड बेटर, हैड रादर, जब ऐसे वर्ड्स साथ में आए, हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, सूनर, सूनर देन, तब उसके साथ हम लोग सिर्फ इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये होता है कि अब लगेगा आपको कि सर हैड बेटर है या हैड रादर है, तो हैड है मतलब पास्ट फॉर्म है कि नहीं, तो पास्ट फॉर्म है तो सर V3 लगाना चाहिए हम लोग को। लेकिन हैड के डायरेक्टली बाद आपको वर्ब नहीं यूज़ करना है, उसके बीच में क्या लग जा रहा है, रैदर लग जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने बता दिया हैड बेटर, रैदर, वुड रैदर, सूनर देन, इसके बाद अगर आपको वर्ब लगाना हो तो यू हैव टू यूज़ द इन्फिनेटिव फॉर्म, दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म, जो बेस फॉर्म है वर्ब का, उसे हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो प्ले हो जाएगा इसका आंसर सही, आई हैड रादर प्ले देन वर्क। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। किड्स एक पोएट का नाम है। किड्स डैश अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। तो किड्स कहते हैं, कहते थे, कहा, ये यहाँ पे से का अलग अलग फॉर्म यूज़ हो रहा है ना। किड्स डैश अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। देखिए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर किड्स के द्वारा कही गई एक लाइन है। जॉन किड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएट हैं, जॉन किड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये लोग एस.टी. कॉलरिज, ये ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोएट्स में आते हैं। जब आप लोग आगे जाके इंग्लिश को अच्छे से पढ़िएगा तो डिटेल स्टडी में इनके बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी है। तो किड्स के द्वारा कही गई कविता का एक लाइन है, बहुत फेमस है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। तो ये क्या हुआ ना, ये एक तरह का हो गया कोटेशन। जैसे हम लोग कोई कहावत बताने के लिए किसी महान लेखक या कवि, पोएट, इन सब का कोटेशन यूज़ करते हैं ना, किसी बात को प्रूफ करने के लिए, बताने के लिए। तो यहाँ पे कोटेशन का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो किड्स के द्वारा कहा गया एक कोट है ये, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो जब हम लोग कोट्स या कोटेशन की बात करते हैं तब एक चीज़ याद रखिएगा, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस जब पढ़ रहे होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस जब आपने पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत सारे रूल्स था। उसमें एक ये यूज़ था उसका कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस तब यूज होता है जब हम लोग किसी के द्वारा कहा गया कोई कोटेशन, कथन को प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर किड्स के द्वारा कहा गया कोई कथन है ना, तो यहाँ पर इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछेगा कौन सा वर्ब लगता है सर, तो V5 लगता है, लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो से का V5 कैसे बनेगा, से का V5 कैसे बनेगा जी, से फर्स्ट है, सेकंड क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा, सॉरी स्पेलिंग SAID, सेड हो जाएगा। फिर SAID सेड, V2 V3, ठीक है, सिंपल पास्ट परफेक्ट, सेड। और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, सेइंग हो जाएगा, SAYING। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, SAYS। देखिए V4 और V5 का रूल सिंपल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है कि जब भी V4 लगता है, ये क्या है, V1 V2 V3 V4 और V5। V4 में हमेशा ING जोड़ते हैं, V5 में हमेशा क्या जोड़ते हैं, S जोड़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो V5 कोई पूछेगा तो सीधे S या ES लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर S बैठेगा, सेज, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सेज। किड्स सेज, तो अगर इसको सिंपल सी भाषा में बोलें तो इस तरह से बोलेंगे, किड्स कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। तो किड्स कहते हैं, किड्स सेज, ठीक है, याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है,
यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन कोटेशंस, जब कोई कोटेशन किसी के द्वारा कहा गया कोई कथन बात बताते हैं तब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वी डैश टू द रेडियो ऑल इवनिंग, वी डैश टू द रेडियो ऑल इवनिंग, तो हम रेडियो सुन रहे थे पूरी शाम, पूरी शाम मतलब ऑल इवनिंग। तो यहाँ पर टाइम को बताया जा रहा है, तो टाइम को बताया जा रहा है मतलब पास्ट टेंस में बात हो रहा है, और पास्ट टेंस में किसी एक समय को, एक पर्टिकुलर समय को हम लोग पॉइंट करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वी है, तो वी हैड लिसनिंग, हैड के साथ लिसनिंग क्या सही होगा लगाना, तो हैड के साथ यूजुअली हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को प्रेफर करते हैं, तो हैड के साथ अगर लिसन रहता तो हम लोग, लिसन रहता तो हम लोग उसको प्रेफर करते हैं, नहीं लिसनिंग है तो नहीं होगा। हैव बीन लिसन, हैव बीन में भी आईएनजी लगाना चाहिए था, तो यहाँ पर भी रॉन्ग है। वॉज लिसनिंग, वॉज लिसनिंग क्या सही हो सकता है, वॉज इसलिए नहीं सही हो सकता क्योंकि वी है, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज कैसे हो सकता है, वॉज तो सिंगुलर में लगता है ना। वर लिसनिंग बिल्कुल हाँ ये सही है, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, वर इसलिए सही है क्योंकि ये हमें प्लूरल बताता है और पास्ट में भी यूज़ होता है, जो वी वर लिसनिंग, और वर के साथ जैसे वॉज और वर, आपने पढ़ा होगा अगर ग्रामर को, टेंस पढ़ा होगा, वॉज और वर के साथ V4 लगाते हैं, तो V4 लगा हुआ है, लिसन में ING लगा दिए तो V4 हो गया, वर लिसनिंग, हम लोग सुन रहे थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, तो यूज़ ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू शो एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, पास्ट में किसी वक्त कोई घटना घट रही थी, एक्शन गोइंग ऑन मतलब घटना घट रही थी, मतलब घटना कंप्लीट नहीं हुई थी, काम कंप्लीट नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि हम लोग तो गाना सुन ही रहे थे, सुनने की प्रक्रिया चल रही थी, तो वर लिसनिंग। ठीक है, तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को यूज़ करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है स्ट्रक्चर किसका, पास्ट कंटिन्यूअस का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ही किल्ड 2 birds डैश अ डैगर, डैगर मतलब खंजर, खंजर से मार दिया उसने, क्या मारा, 2 birds को मारा, ही किल्ड, तो क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, विथ, बाय, फ्रॉम या फॉर, कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर एप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर एक रूल है प्रीपोजिशन का, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं विथ वर्सेस बाय, आपने पढ़ा होगा बुक्स में अपने, विथ वर्सेस बाय। विथ और बाय का हम लोग कब कब यूज़ करते हैं, जैसे विथ लगाते हैं जब हम लोग किसी काम को किसी चीज़ की मदद से करते हैं, जैसे कि मैंने सांप को छड़ी से भगा दिया, छड़ी से, स्टिक से, सो विथ अ स्टिक, मतलब यहाँ पे मैंने स्टिक को यूज़ किया। ठीक है, आई एम राइटिंग विथ अ पेन, तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, ये पेन से लिख रहा हूँ, विथ अ पेन, तो यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट, किसी चीज़ की हेल्प ले रहा हूँ तो विथ लगाते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन का नाम हो, कोई फैक्टर हो जो उसको अंजाम दे रहा है, जैसे कि दिस सॉन्ग इज़ रिटन बाय मी, तो मतलब मैं लेखक हूँ उसका, मैं वो फैक्टर हूँ, जो मैं वो वजह हूँ जिससे वो काम हुआ, पर्सन है कोई। ठीक है, तब वहाँ बाय लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डैगर है, तो डैगर को ही हम लोग कह सकते हैं वेपन है, इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या लगना चाहिए, विथ लगना चाहिए। ही किल्ड 2 birds विथ अ डैगर, तो फ्रॉम और फॉर का कोई सवाल है नहीं, विथ और बाय में डाउट था, विथ होगा इसका आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या दे रहा है, विथ डिनोट्स इंस्ट्रूमेंट, बाय डिनोट्स एजेंट। विथ क्या बताता है, किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया गया है, बाय क्या बताता है, किसी एजेंट ने, किसी ने वो काम को किया है, किसी एजेंट के द्वारा वो हुआ है। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राहुल डैश हिज वॉच एवरीवेयर, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर सब लोग कमेंट में बताएंगे, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, ग्रामर पे ही होगी, तब उस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं इसको अच्छे से आंसर भी दे दूंगा और रीज़न भी बता दूंगा, तो वीडियो को देख लीजिए। लास्ट में क्वेश्चन है, राहुल डैश हिज वॉच एवरीवेयर, वॉच ये घड़ी की बात हो रही है, राहुल अपने घड़ी को सब जगह
खोज रहा था एवरीवेयर, हर जगह, तो क्या होना चाहिए था? लुक्ड ऑन, लुक्ड फॉर या वॉज लुक्ड एट। थोड़ा दिमाग लगाइए, समझ में आ जाएगा। ईजी है, आप कोशिश कर सकते हैं। सो यू मस्ट राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गिव द करेक्ट आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द सेशन। आपको बहुत सारे रूल्स अच्छे अच्छे समझ में आए होंगे और आप इनका यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से भी बना सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।